स्कॉर्पियो एन उन कुछ गिनी चुनी कार्स में से एक है जो 5 स्टार रेटिंग लेकर आई है ग्लोबल एनकैप की टेस्टिंग के अंदर। और अगर हम पॉइंट्स के हिसाब से बात करें तो ग्लोबल एनकैप द्वारा जितनी भी गाड़ियां इंडिया के अंदर टेस्ट करी गई हैं ना, तो उनमें ये 7th नंबर पर आती है सेफ्टी के मामले में। अब ये जो स्कॉर्पियो एन है ना, ये इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी बिकना चालू हो गई है। और जब रिसेंटली एनकैप ने यानी कि ऑस्ट्रेलियन न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम ने इसे टेस्ट किया तो इसे वहां पर सिर्फ 0 स्टार्स मिले। और इस बात की वजह से इंडियन कार मार्केट के अंदर हड़कंप सा मच गया है। ऑलमोस्ट सभी ऑटो न्यूज़ पोर्टल्स ने इसको कवर करा है और अब इंडियन कार बायर्स के मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि क्या ये जो ग्लोबल एनकैप है इनके कुछ बायसेस हैं इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स के साथ कि वो इतनी अच्छी रेटिंग देते हैं इनको, या फिर ये जो ऑस्ट्रेलियन एनकैप है इन्होंने जानबूझकर महिंद्रा को इतनी कम रेटिंग दी है। अब ये सवाल उठना लाजमी भी है क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन तो सीधा 5 स्टार दे रही है और दूसरी 0, तो ये बैलेंस बड़ा अजीब सा है इनके बीच में। अब अगर आप लोगों के मन में ये वाले सवाल आ रहे हो तो मैं बता दूं कि मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि ये जो ग्लोबल एनकैप है सिर्फ ये इंडियंस को ही अच्छी रेटिंग नहीं देते हैं, या हर उस गाड़ी को अच्छी रेटिंग देते हैं जो अच्छा परफॉर्म करती है, फिर वो चाहे जापानीज हो, जर्मन्स या फिर कोरियंस। और अगर मैं एनकैप की बात करूं तो ये तो वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने खुद 2012 के अंदर XUV 500 को 4 स्टार रेटिंग्स दी थी और स्कॉर्पियो के पिकअप को 3 स्टार रेटिंग। इवन दो ये दोनों ही गाड़ियां सेफ्टी के मामले में स्कॉर्पियो एन से काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियर है। तो बॉस आखिर मुद्दा क्या है? चलो इस वीडियो में हम इसी बात को जानने के लिए एनकैप की रिपोर्ट को बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर डिकोड करते हैं और समझते हैं कि स्कॉर्पियो एन को 0 स्टार क्यों मिले एनकैप के अंदर। और मैं इस वीडियो के आखिर में ये भी बताऊंगा कि क्यों इवन आफ्टर गेटिंग 0 स्टार्स फ्रॉम एनकैप मैं ये मानता हूँ कि ये गाड़ी अभी भी अमंग सेफेस्ट कार है जो इंडिया में मिलती है। सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसी ही बहुत सारी वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिलती है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो एक्चुअली ये जो स्कॉर्पियो एन को 0 स्टार्स मिले हैं ना, इसके पीछे डायरेक्टली क्रैश टेस्टिंग ही जिम्मेदार नहीं है और इसके पीछे रीज़न कुछ और ही है। 1 जनवरी 2023 में एनकैप ने एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी करी और उसमें उन्होंने बताया कि वो अपनी टेस्टिंग के अंदर नए प्रोटोकॉल्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें कि जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट था वो था एक्टिव सेफ्टी फीचर्स। उनका कहना ये था कि अब दुनिया पैसिव सेफ्टी फीचर से आगे बढ़ चुकी है, जैसे कि एयर बैग्स, क्रम्पल जोन और मजबूत स्ट्रक्चर वगैरह से, जो कि इम्पैक्ट होने पर काम आते हैं। और इसीलिए अब वो एक्टिव सेफ्टी फीचर्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं, यानी कि ऐसे फीचर्स की तरफ जो एक्सीडेंट होने ही ना दे एट फर्स्ट प्लेस। अब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे एक्टिव सेफ्टी फीचर्स तो पिछले कई सालों से कई देशों के अंदर ऑलरेडी बेसिक रिक्वायरमेंट्स बन चुके हैं, जिसके बाद ही आप अपनी गाड़ी को रोड पर उतार सकते हो। लेकिन एनकैप ने एक कदम आगे जाने का सोचा और उन्होंने ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन सपोर्ट सिस्टम जैसे हाई टेक एक्टिव सेफ्टी फीचर्स को अपनी रिजीम के अंदर मैंडेटरी कर दिया। और ये दोनों के दोनों फीचर्स ही एडास पैकेज में आते हैं। और आप सभी लोगों को पता ही होगा कि स्कॉर्पियो एन के अंदर एडास तो मिलता नहीं है, और इसीलिए जब आप स्कॉर्पियो एन की एनकैप रिपोर्ट के सेफ्टी असिस्ट वाले सेक्शन को देखोगे ना, तो आप पाओगे कि ये जो कार है इसे यहाँ पर 18 में से सिर्फ 0 नंबर मिले हैं, विच ट्रांसलेट्स टू 0% इन सेफ्टी असिस्ट डिपार्टमेंट। और इसी की वजह से एनकैप ने इस गाड़ी को सीधे 0 स्टार्स ही दे डाले। एक्चुअली ये जो एडास होता है ना, इसका मतलब होता है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। और जब कई सारे इंडिविजुअल असिस्टेंट सिस्टम को जब एक साथ मिलाया जाता है ना, यानी कि जब उनको एक पैकेज में बंद किया जाता है, तो उसे बोला जाता है एडास। और इसके अंदर काफी सारे असिस्टेंट सिस्टम आते हैं, जैसे कि लेन डिपार्चर वार्निंग, जिसमें अगर आप अपनी गाड़ी की लेन चेंज करते हो बिना इंडिकेशन करे हुए, तब आपको गाड़ी या तो वाइब्रेशन से या फिर वार्निंग चाइम से अलर्ट करती है कि आप गलत कर रहे हो। इसके अलावा इसमें इंक्लूड होता है ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, जिसमें अगर आपकी गाड़ी के सामने कुछ भी आ जाता है तो कार अपने आप स्पीड को कम करेगी या फिर रोक लेगी। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी इसके अंदर शामिल होता है, जिसमें कि सामने चलने वाली गाड़ी से आपकी कार एक सेफ डिस्टेंस बनाते हुए चलेगी और क्रूज करेगी। अगर वो गाड़ी स्लो होगी तो ये आपकी गाड़ी भी स्लो होगी, वो तेज होगी तो आपकी भी तेज होगी टू अ सर्टेन लिमिट। और इसके अंदर होता है ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी, जिसमें कि आपकी गाड़ी आपको बताती है कि आपके ब्लाइंड स्पॉट्स पर क्या क्या चीजें हैं जिनसे आपको बचना है। अब एडास ना होने का मतलब है इन फंक्शंस का ना होना, और इसीलिए आपको स्कॉर्पियो एन के अंदर ये चीज़ें नहीं मिलती। और इसीलिए एनकैप ने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि इस कार में AEB, LSS, BSM एंड DMS जैसे सिस्टम्स नहीं मिलते हैं, और सीट बेल्ट रिमाइंडर्स भी इसमें सिर्फ आगे वाली सीट्स में ही मिलता है। एंड इसी वजह से एनकैप ने इसको 0 स्टार दे देते सीधे, बाकी चीज़ों को कंसीडर ही नहीं कर। पर स्कॉर्पियो एन अकेली नहीं है जिसको 0 स्टार्स मिले हैं। एक्चुअली रिसेंट टेस्टिंग में MG5 जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने वाली सेडान है, उसको भी 0 स्टार मिले थे एनकैप द्वारा। लेकिन जो चौंकाने वाली बात है ना, वो ये है कि अगर आप एनकैप की वेबसाइट देखोगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि यहाँ पर सिर्फ 3 ही ऐसी कार्स हैं जिनको 0 स्टार्स मिले हैं, जिसमें 2 तो यही दोनों हैं जिनके बारे में मैंने अभी बताया आपको।
और ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो ANCAP है इन्होंने 2023 में ही सेफ्टी असिस्ट को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी है कि अगर इसमें कोई कार खड़ी नहीं उतरती है तो उसको सीधे सीधे 0 स्टार दे दिए जाएंगे। एंड इसीलिए हमें ये देखने को मिलता है कि 2023 से पहले जिन कार्स की टेस्टिंग हुई है ना, चाहे उन्होंने कितना भी खराब परफॉर्म क्यों ना करा हो, चाहे उनका स्ट्रक्चर अच्छा हो चाहे ना हो, उनको 1, 2 या 3 स्टार्स तो मिल ही गए हैं। और इसी बात से हमें ये भी समझ में आता है कि कैसे XUV 500 को और स्कॉर्पियो पिकअप को 4 और 3 स्टार मिल गए थे। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो ANCAP हैं ये सेफ्टी असिस्ट फंक्शंस पर बहुत ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं, लेकिन क्या ये इतने ज़्यादा कारगर साबित होते हैं कि इनकी एब्सेंस में एक कार को 0 स्टार्स ही दे दिए जाए? देखो 0 का तो नहीं पता, लेकिन ये एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। NSC यानी कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक ADAS फंक्शंस की मदद से 60% तक रोड कैजुअलिटीज़ को अवॉइड किया जा सकता है। और जो 60% जो ये नंबर है ना, ये बहुत बड़ा है। लेकिन ADAS के अपने कुछ चैलेंजेस भी हैं जो कि सिस्टम फेलियर से लेकर लोगों के बिहेवियर तक से अराइज हो सकते हैं। जैसे कि कुछ रिसर्च में ये पाया गया है कि जो ADAS है ये स्मोक, फॉग और आइस में उतना ज़्यादा कारगर साबित नहीं होता और इसके जो फेलियर रेट है वो थोड़े बढ़ जाते हैं। लेकिन ये उतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मेरा मानना ये है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है ये और भी ज़्यादा डिपेंडेबल हो जाएंगे। अब देखा जाए तो ये जो ADAS फंक्शंस होते हैं ना, ये आपकी सिर्फ हेल्प करने के लिए बनाए गए हैं, ना कि गाड़ी चलाना इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। पिछले काफ़ी टाइम से ये देखने को मिल रहा है कि ये जो ऑटोनोमस ड्राइविंग वाले फीचर्स हैं और ये जो ADAS वगैरह है ना, इन पर लोग कुछ ज़्यादा ही रिलाई कर रहे हैं। इतना कि लोग इन कार्स को अपने हाल पर छोड़ देते हैं और गाड़ी अपने आप चलती रहती है। जैसे कि US में कई केसेस देखने को मिले हैं जहां पर लोग अपनी टेस्ला कार्स के अंदर सो जाते हैं और कार अपने आप चलती रहती है। और ज़्यादातर केसेस में हमें यही देखने को मिलता है कि ऐसी गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। और अगर हम इंडिया की भी बात कर लें तो जो महिंद्रा है ना, वही सबसे पहले XUV 700 के अंदर ADAS लेकर आए थे मास मार्केट कार के अंदर। और हमें ये देखने को मिला था कई सारे लोग इसके अंदर ऊट पटांग हरकतें करा करते थे और आज भी करते हैं। जैसे कि कोई ड्राइवर सीट को छोड़कर पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ जाता है, कोई चलती गाड़ी के अंदर मैगी खा रहा है, कोई ताश खेल रहा है कार के अंदर, कोई लूडो खेल रहा है, तो कोई रोमांस कर रहा है। मतलब गाड़ी अपने आप चालू है और लोग कुछ भी कर रहे हैं कार के अंदर। ऐसा लगता है कि लोगों ने ADAS वाली गाड़ियों को टार्ज़न द वंडर कार समझा हुआ है। अब ठीक है, कुछ लोगों की हरकतें अजीब ही होती हैं और जो ऐसा कर रहे हैं वो भुगतते भी हैं, लेकिन जो लोग तमीज़ से चलाते हैं ना, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। और इसीलिए यूरो NCAP और ग्लोबल NCAP भी या तो इन सिस्टम्स को अपने रिजीम के अंदर ऐड कर चुके हैं या फिर वो ऐड करने की सोच रहे हैं और इसको काफ़ी ज़्यादा वेटेज देने की सोच रहे हैं। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जो ADAS फीचर का ना होना है वही बहुत बड़ा रीज़न बना है स्कॉर्पियो N को 0 स्टार्स मिलने का। लेकिन क्या अगर इसमें ADAS फीचर्स होते तो क्या इसको 4-5 स्टार्स मिल पाते लाइक ग्लोबल NCAP? तो यार यहाँ पर ना कुछ श्योरली कहा नहीं जा सकता इस बारे में, क्योंकि देखा जाए तो अडल्ट सेफ्टी और पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के अंदर भी स्कॉर्पियो N को कोई बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोर्स नहीं मिले हैं। अब चलो ये जो पेडेस्ट्रियन सेफ्टी है इसके अंदर तो स्कोर इसलिए कम मिले हैं क्योंकि इस गाड़ी के अंदर ऑटोमेटेड इमरजेंसी ब्रेकिंग नहीं आती, जो कि अगेन एक ADAS का ही फीचर होता है। और इसीलिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जितने भी AEB और LSS वाले पॉइंट्स हैं ना, इस गाड़ी को वहाँ पर 0 पॉइंट्स मिले हुए हैं और इसीलिए इसको ओवरऑल पेडेस्ट्रियन सेफ्टी में बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं मिल पाए हैं। अब भले ही पेडेस्ट्रियन सेफ्टी में ADAS फीचर का एक बड़ा रोल हो इनकी रिपोर्ट के अंदर, लेकिन अगर हम एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी की बात करें ना, तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी इस गाड़ी को वहाँ पर बहुत ही एवरेज से 44% ही स्कोर मिले हैं। तो इस रेटिंग के पीछे जो रीज़न है ना, वो है ओल्ड स्कूल ठोक बजाकर देखो टेस्टिंग। क्रैश टेस्ट के अंदर स्कॉर्पियो N को काफ़ी ज़्यादा मिक्स रेटिंग मिली है। जैसे कि कई जगहों पर जो सेफ्टी है इस गाड़ी की वो काफ़ी गुड बताई गई है, कुछ जगहों पर मार्जिनल है और कुछ जगहों पर वीक। और इसके अलावा उन्होंने अपने कमेंट्स के अंदर ये भी ऐड करा है कि जो स्कॉर्पियो N के साइड प्रोटेक्टिंग एयरबैग्स है ना, वो 3rd रो तक पूरी तरीके से एक्सटेंड नहीं होते हैं। और जो 2nd रो की बीच वाली सीट है ना, उसके अंदर एक सिर्फ लैप बेल्ट मिलती है इंस्टेड ऑफ ए प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अडल्ट सेफ्टी के अंदर स्कॉर्पियो N को काफ़ी एक मीडियोकर स्कोर मिला है ऑफ 44%। अब भले ही एडल्ट ऑक्यूपेंट सेफ्टी के अंदर स्कॉर्पियो N बहुत अच्छा ना कर पाई हो, लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि चाइल्ड ऑक्यूपेंट सेफ्टी के अंदर इसको 80% मिले हैं और ये रेटिंग सभी टॉप टियर कार्स के आसपास ही है। तो यहाँ पर इस गाड़ी ने बहुत अच्छा करा है। अब काफ़ी बात हो गई इसकी रेटिंग वगैरह की, अब मुद्दे पर आते हैं। यानी कि क्या इस गाड़ी को 4 से 5 रेटिंग मिल सकती थी अगर ADAS वाला मुद्दा ना होता तो? यार इसके अंदर मैं डायरेक्टली तो कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एक बॉल पार्क फिगर के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं जीप रूबिकॉन का, क्योंकि ये जो जीप रूबिकॉन है ना, ये भी एक बड़ी SUV है जस्ट लाइक स्कॉर्पियो N, और इसको भी बहुत ज़्यादा अच्छी रेटिंग नहीं मिली है एडल्ट सेफ्टी में और पेडेस्ट्रियन सेफ्टी में। इसको एडल्ट सेफ्टी में 60% मिले हैं, जो कि स्कॉर्पियो N के 44% से थोड़े ही ज़्यादा हैं, और पेडेस्ट्रियन रेटिंग में 49% मिले हैं, जो कि स्कॉर्पियो N से तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन अगर बाकी कार्स के मुकाबले में अगर आप देखोगे ना इसको, तो ये उनसे काफ़ी कम है। अब भले ही इस गाड़ी के नंबर स्कॉर्पियो N से थोड़े ज़्यादा ही हों, लेकिन फिर भी हमें ये देखने को मिलता है कि इस गाड़ी को ANCAP ने 3 स्टार्स दिए हैं।
लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 3 स्टार्स है ना, इस गाड़ी को ये भी 2019 में मिले थे और तब से अब तक ANCAP ने अपनी टेस्टिंग रिजीम ना काफ़ी ज़्यादा टफ कर दी है। और मेरा मानना ये है कि अगर तब इसको 3 स्टार मिले थे ना, तो अब शायद 2 ही मिलते। और इसी गाड़ी के हिसाब से आप लोग स्कॉर्पियो एन का अंदाज़ा खुद से लगा सकते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग निकालना ठीक है, लेकिन क्योंकि सिनेरियोस थोड़े थोड़े सेम थे तो मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए बता दिया है। हो सकता है स्कॉर्पियो एन इससे बेटर परफॉर्म करती, हू नोस। अब खैर ये तो मेरा एक अनुमान ही था, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल और उठता है कि क्या अगर स्कॉर्पियो एन को ANCAP के अंदर 0 स्टार मिले हैं तो क्या इस वजह से इस गाड़ी को अब अनसेफ बोल देना चाहिए? तो मेरा पर्सनली मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी भी ग्लोबल एनकैप ने इस गाड़ी को 5 स्टार मिले हैं, जहां पर सेफ्टी असिस्ट को काउंट नहीं किया जाता है। और इससे ये बात समझ में आती है कि इस गाड़ी की जो पैसिव सेफ्टी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हाँ, भले ही इस गाड़ी के अंदर एक्टिव सेफ्टी फीचर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन जब इस गाड़ी के साथ कोई अनहोनी होती है तब इसके पैसेंजर्स काफ़ी ज़्यादा सेफ रहते हैं और उसी को पैसिव सेफ्टी बोला जाता है। और एक बात और है इसके अंदर कि अगर हम इसके अंदर एडास जैसे फंक्शंस ऐड कर भी देते हैं ना, तो ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा महंगी हो जाएगी और आम आदमी की रीच से काफ़ी दूर हो जाएगी, क्योंकि एक एडास फंक्शन को चलाने के लिए लाइडार्स, कैमरास, कई सारे सेंसर्स, एक्चुएटर्स यूज़ होते हैं और उनको कनेक्ट करा जाता है इनके डेडिकेटेड ECU से, जिसके अंदर बिजली की तारें और कैन बस तक का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी वजह से ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है जिनके अंदर एडास लगा होता है। अब ये जो प्राइस बढ़ने वाली बात है ना, ये तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में हो भी जाए, क्योंकि महिंद्रा ने आफ्टर ANCAP रेटिंग्स एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि वो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की मिड लाइफ साइकिल अपडेट्स में एडास फंक्शंस इस गाड़ी के अंदर डालेंगे और इस गाड़ी को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर इस गाड़ी की रेपुटेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और ये जो मजबूती वाला फैक्टर है ये तो इंडिया में भी आएगा ही आएगा, एडास का मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, अब ये जो एडास वाला पूरा झमेला है ना, इस बात से मेरे दिमाग में एक थॉट आया है, और वो ये है कि अगर इतने मजबूत स्ट्रक्चर वाली गाड़ी को ANCAP 0 स्टार्स दे सकते हैं, तो जिन गाड़ियों के स्ट्रक्चर तक को ग्लोबल एनकैप ने अनस्टेबल बताया है, अगर वो गाड़ियां ANCAP के अंदर टेस्ट होती तो क्या उनको नेगेटिव स्टार्स मिलते? एक काम करो, आप ही लोग बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, जिन गाड़ियों को इंडिया के अंदर 1 से 2 स्टार्स मिल रहे हैं ग्लोबल एनकैप द्वारा, उनको ANCAP के अंदर कितनी स्टार रेटिंग्स मिलती। तो बॉस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर छोड़िए। थैंक यू।